अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सर्किल में, अपनी कम्युनिटी में, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। अगर आप लोग अपने किस्से, अपनी कहानियाँ शेयर करना चाहते हैं, आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अगर आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप इंश्योर कर लें कि जहाँ पे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं एक तो वहाँ पे वॉइस क्लियर है, किसी भी किस्म का डिस्टॉर्शन या शोर मौजूद नहीं है। गाइस, आज की ये जो स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये स्टोरी हमें अमान साहब ने भेजी है। आजकल ये कनाडा में रहा करते हैं, लेकिन ये जो इंसिडेंट था, ये जो वाकया था, ये 1998 में जब पेश आया था तो उस वक्त ये सिंध के अंदर एक जगह है रानीपुर। ये उससे तकरीबन आधे से 1 घंटे के फासले पे रहा करते थे और वहाँ पे इनका गांव आबाद था, इनकी फसलें थीं, खेत थे और वहाँ पे इनके जो वालिद साहब हैं वो खेती बाड़ी किया करते थे और जो भी फसल उगती थी उसको बेच के या उसको सेल करके अपने घर की किफालत किया करते थे। इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी ख़ास नहीं थी, बस जो भी आता था वो समझ ले खर्च हो जाता था और इस आमदनी के लिए इन लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। इसी तरह 1998 या 99 में जब शदीद सर्दी चल रही थी तो इनके फादर को किसी काम से या किसी फंडल को अटेंड करने के लिए शहर से बाहर या गांव से बाहर जाना पड़ा। अब जब इनके फादर आउट ऑफ स्टेशन जाते थे या किसी दूसरे शहर में जाते थे या किसी भी काम से बाहर होते थे तो इन दोनों भाइयों की यानी अमान साहब की और इनके भाई थे सलीम, उनकी जिम्मेदारी थी कि यहाँ पे जो भी खेत वगैरह हैं, जो भी फसल लगी हुई है, जो खेती हुई हुई है, उसकी हिफाजत करना इन दोनों की जिम्मेदारी है और रात में ये दोनों भाई वहाँ पे ड्यूटी अंजाम देंगे। खैर, जब इनके फादर गए तो उस वक्त इन लोगों को एहसास नहीं हुआ कि किस मुश्किल में या किस सानिया से ये गुजरने वाले हैं। ये दोनों अपने फादर के जाने के बाद खुश थे और दोनों भाइयों ने मगरिब के बाद खाना खाया। खाना खाने के बाद आपस में बातें करने लगे और फिर उसके बाद सामान इकट्ठा करना शुरू किया। इन लोगों की आदत थी, बल्कि इनके फादर की भी यही आदत थी कि जब भी वो रात में खेतों की हिफाजत के लिए जाते थे तो एक लंबी सी ऊंची सी मचान थी जो इन लोगों ने खेतों के दरमियान बनाई हुई थी और ये लोग उस पे जाके बैठ जाते थे। वहाँ से तकरीबन सारे खेत नज़र आते थे और अगर कोई भी जानवर खेतों के अंदर एंटर हो या उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे तो ये लोग फ़ौरन से देख के उसको भगाने की कोशिश किया करते थे। खैर, तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे ये दोनों भाई अपने घर से निकले और इन लोगों के पास एक अदद टॉर्च मौजूद था, एक लाठी थी, इसके अलावा एक लोहे की रॉड थी और इन लोगों ने रेडियो भी अपने साथ रखा था, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि गांव में जहां पे इनको ड्यूटी देनी होती थी वहां पे ये लोग रेडियो लगा के लेट जाया करते थे और उसकी वजह से इनका जो टाइम है वो अच्छी तरह पास हो जाया करता था। खैर, जब ये लोग वहाँ पे जाके बैठे और वहाँ जाके बैठ के बातें करने लगे तो इनको पता ही नहीं चला कि कब रात के तकरीबन 11 बज गए और ये इतनी रात हो चुकी थी कि इनके करीबो जवार में जो गांव वाले थे वो सारे के सारे सो जाया करते थे। अब जब 11 बज गए तो इन लोगों ने भी सोचा कि थोड़ी देर कमर सीधी करते हैं और मचान के ऊपर लेट जाते हैं। ये बताते हैं कि अभी थोड़ी देर ही हुई थी हमें लेटे हुए कि एकदम से खेतों में से किसी मूवमेंट की या पत्तों के आगे पीछे होने की आवाज आने लगी। जब भी पत्तों के आगे पीछे होने की आवाज आया करती थी तो इस बात की अलामत थी कि कोई है जो खेतों में से निकलता हुआ एकदम से इनके सामने आ जाएगा। वो कोई जानवर भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है और कोई गांव वाला भी हो सकता है। खैर, जैसे जैसे इनको आवाज आना शुरू हुई तो लग रहा था ये जो आवाज है वो तकरीबन 15 से 20 मीटर के बाद से आ रही है और आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर ऐसा लगने लगा कि ये जो आवाज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ती चली जा रही है
और ये इस बात की निशानी है कि एकदम से कोई भी सामने आ जाएगा। अब ये दोनों भाई अलर्ट हो चुके थे और इनका ख्याल था कि हो सकता है साथ वाले गांव से या साथ वाले खेतों से कोई भैंस या कोई गाय गलती से यहाँ पे आ गई हो। काफ़ी देर तक ये उस आवाज़ को फॉलो करते रहे। कभी वो आवाज़ एकदम से बढ़ती चली जाती और कभी वो आवाज़ एकदम से कम हो जाती। अब इन दोनों भाइयों का जो फोकस था वो उस आवाज़ के ऊपर था कि इसी दौरानिए में इनकी बैक साइड से, यानी जहाँ पे बैठे हुए थे और जहाँ से इनको आवाज़ आ रही थी उसकी अपोजिट साइड से एकदम से इनको छन 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 करके आवाज़ आना शुरू हुई और ऐसा लगने लगा कि इनकी बैक साइड से किसी ने चलना शुरू किया है और जो भी चलता हुआ इनकी तरफ आ रहा है उसने या तो घुंघरू पहने हुए या पायल पहनी हुई है। अब जैसे ही ये छन छन की आवाज़ इन्होंने सुनी तो इन लोगों ने पलट के देखा और जब इन्होंने पलट के देखा तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। हालांकि जिस तरह से आवाज़ आई थी और आ रही थी उस आवाज़ को सुन के ये लग रहा था कि इनके पीछे बैक साइड पे 3-4 फीट के फासले पे कोई औरत आके खड़ी हो गई है या कोई लड़की है जिसने घुंघरू पहने हुए हैं। खैर जब वहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आया तो अल्टीमेटली पीछे के बजाय इन्होंने दोबारा से अपने सामने देखना शुरू किया और जैसे ही इन्होंने अपने सामने देखना शुरू किया तो इन्होंने देखा कि बिल्कुल इनके सामने, यानी इनकी मचान से 4 या 5 फीट के फासले पे एक औरत है जिसने बज़ाहिर नीले कलर के कपड़े पहने हुए और अपने मुंह के आगे घूंघट डाला हुआ है। वो आके खड़ी हो गई है। बज़ाहिर देखने से ये जो औरत है ये किसी गांव की औरत लग रही है। अब उसका जो चेहरा था वो तो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन बारी बारी जब इन्होंने उसके हुलिये पे या उसके कपड़ों पे या उसके ऊपर गौर करना शुरू किया तो इन्होंने देखा कि उसने वाइट कलर की बहुत सारी चूड़ियाँ पहनी हुई हैं और ये जो चूड़ियाँ हैं ये दोनों हाथों में मौजूद हैं और उसका जो लिबास है वो बड़ा ट्रेडिशनल लिबास है। इसके साथ साथ जो उसकी उंगलियां हैं वो एक्स्ट्रा लंबी उंगलियां हैं, यानी कि जैसे नॉर्मली किसी औरत की हुआ करती हैं उनसे ज़्यादा लंबी उंगलियां हैं। अब जैसे ही इनकी नज़र उसके पाँव पे या उसके फीट पे पड़ी तो इन्होंने देखा कि एक तो उसके पाँव जो हैं वो ज़मीन पे नहीं टिके हुए, यानी उसके पाँव हवा में मौजूद हैं और बज़ाहिर देखने से अंदाज़ा होता है जैसे वो हवा में लेविटेट कर रही है। अब जैसे ही इन लोगों ने ये सूरत हाल देखी इन दोनों भाइयों को अंदाज़ा हो गया कि इनके सामने जो मखलूक खड़ी हुई है वो यकीनन चुड़ैल है या पिछल पैरी है। इनके फादर इनको हमेशा समझाया करते थे कि जब भी तुम लोगों का रात में ख़ास तौर पे खेतों में जाना हो तो तुम इस बात की यकीन दहानी कर लो कि तुम्हारे पास कोई ना कोई लोहे की स्टिक या लोहे की गन वगैरह मौजूद है, क्योंकि इनके फादर के मुताबिक अगर कभी इस तरह की मखलूक कोई चुड़ैल वगैरह आपके सामने आ जाए तो वो आमतौर पे लोहे को टच करने से या इसके करीब आने से अवॉइड किया करती हैं। और ये बताते हैं कि जो लोहे वाली बात थी ये गांव में तकरीबन हर किसी को पता थी, इसलिए जब भी रात में लोग खेतों में जाया करते या वहाँ पे ड्यूटी दिया करते तो ये इंश्योर करते कि इनके पास कोई ना कोई लोहे की राड या इस तरह की चीज़ मौजूद है। खैर इन दोनों भाइयों ने फ़ौरन से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की और लोहे के स्टिक को लेते हुए बजाय इसके कि पीछे जाते ये लोग आगे बढ़ना शुरू हो गए। जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे थे इस लोहे की स्टिक को ये लोग बार बार हवा में लहरा रहे थे और देखते ही देखते वो जो औरत थी या जो चुड़ैल थी वो वापस से खेतों के अंदर गई और उनकी आंखों के सामने गायब हो गई। ये बताते हैं कि हमारे फादर की क्योंकि ये ट्रेनिंग थी और हमें याद था कि कभी अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो हमें क्या करना है, और आज हमने वही किया था जो हमारे फादर ने हमें सिखाया था। हमें डर तो बहुत लग रहा था लेकिन हम खुश भी थे कि हमने जो कुछ पढ़ा या जो कुछ किया उसकी मदद से ये जो चुड़ैल थी वो यहाँ से चली गई। लेकिन अभी तो रात शुरू हुई थी और हमें फजर तक यहाँ पे रुकना था। ये बताते हैं कि इनके जो भाई सलीम है उनकी शुरू से ही ये आदत थी कि उनको जहाँ पे भी मौका मिलता वो फ़ौरन से लेटते और लेटते ही सो जाते। तो उस रात भी वैसे ही हुआ कि मेरा जो भाई था वो मचान के ऊपर लेटा और लेटने के बाद मैं जाग रहा था। वो मुझे कहने लगा कि ध्यान रखना मैं थोड़ी देर के लिए आंख लगा रहा हूँ। देखते ही देखते कुछ सेकंड्स के अंदर इनका जो भाई था वो सो गया और ये मुसलसल जाग रहे थे।
ये बताते हैं कि तकरीबन रात के 2-2:30 बजे का टाइम था कि एकदम से मुझे अपने सराउंडेड से या चारों तरफ से किसी के गुर्राने की या रोने की आवाज़ आना शुरू हुई। और ये जो आवाज़ थी ये बड़ी अजीब सी आवाज़ थी और ऐसा लग रहा था कि कोई शदीद गुस्से में या गुस्से का इजहार कर रहा है। इसी दौरानिए में जो इनका भाई था उसकी भी आंख खुल गई और जब वो उठ के बैठा तो उसने भी महसूस किया कि सराउंडेड से किसी के गुर्राने की आवाज़ आ रही है। खैर इनका भाई दोबारा से उठा और दोबारा से इन लोगों ने स्टिक अपने हाथ में पकड़ी, नीचे उतरे और जो भी इनको आयत वगैरह आती थी वो पढ़ना शुरू की। ये अपने भाई को कह रहे थे कि मज़ीद आगे नहीं जाओ, बस थोड़ा सा आगे तक जाओ और जो भी चीज़ है वो खुद ही चले आएगी। लेकिन इनके जो भाई थे वो इनकी बात मानने के बजाय मज़ीद आगे बढ़ते चले गए और देखते ही देखते इनकी नज़रों से ओझल हो गए। ये बताते हैं कि तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मैं वहीं बैठा रहा और मैं अपने भाई का इंतज़ार करता रहा। और जब 15-20 मिनट तक मेरा भाई नहीं आया तो अल्टीमेटली मैंने अपने भाई को तलाश करने का फ़ैसला किया। मैं उसी रास्ते से जिस रास्ते से मेरा भाई गया था चलता हुआ उसको तलाश करने लगा। मुसलसल मैं अपने भाई को आवाज़ दे रहा था लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। इसी तरह तकरीबन मैं आधे घंटे तक बल्कि 45 मिनट तक अपने भाई को ढूंढता रहा और उसको ढूंढने के बावजूद भी ना उसको कोई नामो निशान मिला ना वो नज़र आया। अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे मेरी परेशानी बढ़ती चली जा रही थी और मुझे एहसास हो रहा था कि यकीनन मेरे भाई के साथ कुछ ना कुछ गलत हो गया है। 15-20 मिनट मैंने मज़ीद वेट किया और उसके बाद मैंने यही सोचा कि मैं वापस गांव जाता हूँ या अपने घर के पास जाता हूँ। वहाँ जाके जो मेरे मामू हैं उनको इन्फॉर्म करता हूँ और मेरे जो जानने वाले हैं उनको बताता हूँ कि जो मेरा भाई है वो गुम हो चुका है। ये बताते हैं कि फिर मैं अपने घर आया और घर आने के बाद मैंने अपने मामू को उठाया, उनको इन्फॉर्म किया। इसी तरह 5-6 लोगों को और पकड़ा और हम सारे के सारे लोग जो मेरा भाई सलीम था उसकी तलाश के लिए खेतों में चले गए। तकरीबन 4:30-5 बजे तक हम उसको तलाश करते रहे, वो हमें कहीं नज़र नहीं आया। लेकिन जैसे ही फजर की अजान शुरू हुई वैसे ही जो हमारा एक साथी था उसने मेरे भाई को तलाश कर लिया। उसने बताया कि दूर वहाँ पे जहाँ एक बरगद का दरख्त मौजूद है उस बरगद के दरख्त के नीचे मेरा भाई बेहोश पड़ा हुआ था। ये बताते हैं कि फिर मैंने अपने भाई को उठाया और इन लोगों की मदद से उसको घर लेके आया। और जब मैं अपने भाई को घर लेके पहुंचा और हमने उस पर पानी डालना शुरू किया, पानी डालते डालते जब मैंने उसके ऊपर गौर किया तो मैंने देखा कि उसकी गर्दन पे, उसके हाथों पे बहुत सारे स्क्रैचेस मौजूद हैं और ऐसा लग रहा है किसी जंगली जानवर ने इसको नाखूनों से नोचने की कोशिश की है। खैर तकरीबन आधे घंटे बाद मेरा जो भाई था वो होश में आया और जैसे ही वो होश में आया तो हमने सुकून का सांस लिया। खैर कुछ देर तक हम उसको ऑब्जर्व करते रहे और हमें अंदाज़ा हो रहा था कि जो मेरा भाई है वो बहुत बुरी तरह डर चुका है। मेरे मामू, मेरी मदर मुसलसल कुरानी आयत पढ़ रहे थे और उस पर दम कर रहे थे। बिला आखिर कुछ देर बाद जब उसकी हालत नॉर्मल हुई तो हमने उससे पूछा कि आखिर तुम्हें क्या हो गया था और तुम वहाँ कैसे पहुँचे थे। कुछ देर तक घबराने के बाद उसने बताना शुरू किया। वो कहने लगा कि जब खेतों में से आवाज़ आ रही थी और उसका आवाज़ को फॉलो करते करते मैं आगे बढ़ रहा था तो कुछ देर चलने के बाद मैंने देखा कि जो हमारी मदर हैं वो खेतों में से होती हुई आगे की तरफ बढ़ रही हैं और वो ही अपने मुंह से ये अजीब सी आवाज़ें निकाल रही हैं। अब जैसे ही मैंने अपनी मदर को देखा तो जाहिर सी बात है मैं परेशान हो गया और मैं सोचने लगा कि इतनी रात में मेरी अम्मी या मेरी मदर यहाँ पे क्या कर रही हैं। मैं मुसलसल उनको आवाज़ दे रहा था, उनको फॉलो कर रहा था, लेकिन ना वो मुड़ रही थी ना मुझे जवाब दे रही थी। मैं उनको मुसलसल फॉलो कर रहा था और बिला आखिर 15-20 मिनट पैदल चलने के बाद वो एक बरगद के दरख्त के पास जाके रुकी और ना सिर्फ रुकी, एकदम से पलटी और पलटने के बाद मुझे देख के मुस्कुराने लगी। अब जैसे ही मैंने अपनी मदर का ये अजीब सा बिहेवियर देखा तो मैं परेशान हो गया और सोचने लगा कि आखिर इनको हुआ क्या है। अभी मैं ये सोच ही रहा था और उनसे पूछने वाला था कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं कि एकदम से उन्होंने मुझे इशारा करना शुरू किया जैसे कि वो मुझे अपने पास बुलाना चाहती हो।
जैसे ही उन्होंने मुझे अपने पास आने का इशारा किया तो मैं आगे बढ़ने लगा, क्योंकि मैं ये समझ रहा था ये वाकई में मेरी मदर हैं। और जब मैं उनके बिल्कुल करीब पहुंचा तो देखते ही देखते जो मेरी मदर थी उनका चेहरा तब्दील हो गया और ऐसा लगने लगा कि मेरी मदर के बजाय कोई बहुत ही खौफनाक शक्ल की औरत मेरे सामने आके खड़ी हो चुकी है। अब जैसे ही मैंने उसका बदलता हुआ चेहरा देखा तो मैं आयतुल कुर्सी पढ़ने ही वाला था। इसी दौरानिए में उस बरगद के दरख्त से एकदम से आवाज़ आई, और जैसे ही वहाँ से आवाज़ आई और मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मेरे देखते ही देखते कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर दरख्त के ऊपर से एक चुड़ैल नीचे की तरफ आई और उसने आते ही मेरे ऊपर नाखूनों से हमला कर दिया। खैर, जैसे ही उसने मुझ पर हमला किया वैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, और जब तक कि मैं आयतुल कुर्सी ख़त्म करता इस दौरानिए में मैं काफ़ी हद तक ज़ख्मी हो चुका था और एकदम से मुझे लग रहा था कि मुझे चक्कर आ रहे हैं और मैं बेहोश होने वाला हूँ। कुछ सेकंड्स तक ऐसी सूरत हाल रही और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। जब मुझे होश आया तो मैंने तुम लोगों को अपने सामने देखा। अपने भाई से ये सब बातें सुनने के बाद मैं भी खौफ का शिकार हो चुका था। मेरी मदर को भी और मेरे मामू को भी अंदाज़ा हो चुका था कि ये जिनके पीछे जा रहा था वो कोई नॉर्मल औरतें नहीं थीं, वो चुड़ैलें थीं। खैर, मेरी मदर मुसलसल इस पे दम दुरूद करती रहीं और इसी दौरानिए में जो मेरे फादर थे वो भी आ गए। जब मेरे फादर आ गए तो मेरे फादर को ये सारा का सारा वाक़या बताया गया, तो उन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि इनके जहाँ पे खेत मौजूद हैं या जहाँ पे गांव मौजूद है, उस गांव के बारे में या उन खेतों के बारे में कहा जाता है कि अक्सर वहाँ पे रात के 12 बजे के बाद इसी तरह मुख्तलिफ चुड़ैलें हैं जो घूमा करती हैं। खैर, मेरे फादर मेरे भाई को लेके जो करीबी मस्जिद थी वहाँ पे गए और वहाँ जो इमाम साहब मौजूद थे उनको सारा का सारा किस्सा बताया। ये सारा किस्सा सुनने के बाद इमाम साहब ने मेरे भाई को दम करके पानी दिया और उसको कहा कि तुम्हें 5-6 दिन तक ये पानी पीना है, और इसके साथ साथ मैं तुम्हें कुछ आयत बता रहा हूँ, मुसलसल आयतें पढ़ती रहनी है, और एक तावीज़ भी तुम्हें दे रहा हूँ कि तुम्हें पहन के रखना है। अगर तुम इस तावीज़ को पहन के रखोगे तो आज के बाद वो जो चुड़ैलें थीं या वो जो भी मखलूक़ात थीं ना वो तुम्हें तंग करेंगी ना तुम्हारे सामने आएंगी। मेरे भाई के साथ साथ उन्होंने मुझे भी, मेरे फादर को भी तावीज़ात दिए और हम लोगों ने उनकी दी हुई हिदायत के मुताबिक अमल करना शुरू किया। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसके बाद से ना मुझे, ना मेरे वालिद साहब को, ना मेरे भाई को ना वो चुड़ैलें नज़र आईं, ना उस तरह की मखलूक़ात नज़र आईं। हाँ, हमारे अलावा जो गांव में लोग मौजूद थे उन्होंने इसके बाद भी काफ़ी दफ़ा उन औरतों को या उन चुड़ैलों को विटनेस किया, और उनका यही कहना था वहाँ पे जहाँ एक ख़ास जगह पे वो बरगद का दरख्त मौजूद है, उस दरख्त के करीब ही इन लोगों ने उन चुड़ैलों को देखा है। जबकि गांव के एक और बुजुर्ग थे जिनका अब इंतकाल हो चुका है, वो कहा करते थे कि ये जो बरगद का दरख्त है, इस दरख्त पे 7 चुड़ैलें रहा करती हैं। हम लोग आज भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जो हमारा भाई था उसने हिम्मत दिखाई और उन चुड़ैलों को देखने के बावजूद भी या उनके हमला करने के बावजूद भी वो मुसलसल आयतुल कुर्सी पढ़ता रहा। अगर हमारा भाई हिम्मत नहीं करता तो शायद वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं होता। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ जो स्टोरीज मैंने शेयर की हैं या जो स्टोरी आपको बताई है, ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है और आपने लाइक का बटन नहीं दबाया तो अभी लाइक कर दें। इसके साथ साथ इस ऑडियो को या इस अपलोड को अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्किल में शेयर करें। बाकी आप लोगों से वही गुजारिश है कि दुआ करें अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे और हर आने वाली बला, हर बीमारी, हर बुराई से बचाए। मेरी अगली अपलोड तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।